गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है। आज मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो आप बताइए कौन सी कक्षा से हो आप लोग। वेरी गुड, छठी कक्षा से हो आप लोग। तो हमारा नाम रिजवाना है, हम आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाले हैं। तो इतिहास के अंतर्गत मैं आपको पाठ क्रमांक 9 पढ़ाने वाली हूँ, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इतिहास क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। इतिहास की परिभाषा है, बता दूँ आपको। अच्छा, आप में से कोई बताएगा इतिहास की परिभाषा क्या है? आप बताइए। ओके, मैं बताती हूँ। इतिहास की परिभाषा देखेंगे हम। इतिहास के अंतर मतलब जो भी अपना भूतकाल के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित होती है, जो भी मतलब घटनाएं घटित होती है और उसका ज्ञान दूसरों तक पहुंचाया जाता है। उसे कई मतलब लिख कर रखा जाता है और उसे आने वाली पीढ़ी को बताया जाता है, उसे इतिहास कहते हैं। सरल शब्दों में कहेंगे, भूतकाल में घटित घटनाओं के को किसी के द्वारा किसी तक ज्ञान पहुंचाना मतलब इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के अंतर्गत हम पाठ क्रमांक 9 देखेंगे, राजा, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ये हमारा पाठ क्रमांक 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री है। इसके अंतर्गत हम व्यापार, राजाओं का शासन और तीर्थयात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज की दिनांक पता है किसी को? सभी को पता होंगी, बताइए। वेरी गुड, 22 नवंबर। नवंबर मीन्स 11, 2021। हम कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? इतिहास। वेरी गुड, हमारा विषय है इतिहास। अपनी कक्षा है छठी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इतिहास के अंतर्गत हम पाठ क्रमांक 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री पढ़ने वाले हैं। व्यापारी से उसकी हेडिंग से ही पता चलता है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी यानी मीन्स व्यापार करने वाले। जैसे कोई चीज़ों का खरीद और फरोख्त होती है। हम देखते थे पहले मतलब प्राचीन काल में चीज़ों के खरीद और फरोख्त करने के लिए दूर दूर से मतलब दूसरे राज्य से लोग आया करते थे। कुछ चीज़ें थी हमारे यहाँ जो मिलती थी और कुछ चीज़ें थी जो नहीं मिलती थी, और ऐसा ही दूसरे राज्यों का भी था कि उनके यहाँ जो चीज़ें मिलती थी वो हमारे यहाँ नहीं मिलती थी, और जो हमारे यहाँ मिलती थी वो उनके यहाँ नहीं, उनकी तरफ नहीं मिलती थी। तो इसके लिए आपस में चीज़ों को बांट दिया जाता था। मतलब कि जो चीज़ें उनके यहाँ मिलती है उनसे वो चीज़ें ली जाती थी, और जो चीज़ें अपने यहाँ मिलती है, अपने यहाँ जिस चीज़ों का उत्पादन होता है वो चीज़ों को उनको देकर उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ें ली जाती थी। तो इसी के लिए और ऐसे मेले लगा करते थे। मतलब लोगों को ना साल साल भर इसका ना मतलब इंतज़ार रहता था कि कब मेला लगेगा और कब मतलब दूसरे राज्य के लोग आएंगे और यहाँ पर नई नई चीज़ें लेकर आएंगे और उसको हम खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो इसी प्रकार दक्षिण भारत के अंतर्गत सबसे पहले अरबी लोग आए, अरब के लोग आए और उन्होंने व्यापार शुरू किया। हमारे यहाँ जैसे कि हम सोना, चांदी, काली मिर्च, मसाले आदि ये सभी बहुत मशहूर थे। हमारा देश ही इस चीज़ों के नाम से जाना जाता था। इसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन था और यह यहाँ पर ये चीज़ें पैदा होती थी, इसीलिए यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा मतलब ज़ख़ीरा पड़ा होता था और दूसरे देश में ये चीज़ें नहीं मिलती थी। तो ये चीज़ें उधर के देश में भेजी जाती थी और मतलब उसको ख़रीदने के लिए भी दूसरे देश के लोग आते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अरब सबसे पहले दक्षिण भारत में अरब ने चीज़ें लेकर आई और यहाँ की चीज़ें उधर लेकर गई। तो इसी तरह लोग दूर दूर से आकर तिजारत करते थे
तिजारत करते मतलब यात्रा कर कर आते हैं और अपना सामान ले आते हैं और यहाँ पर अपने सामान को बेचकर अपना पैसा कमा कर ले जाते हैं। तो हम लोग ये इस पार्ट में यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह लोगों का व्यापार किस तरह होता था और उसके ऊपर व्यापार के ऊपर राज करने वाले राजाओं का शासन कैसा चला और तीर्थ यात्रियों ने अपने धर्मों की उपासना कैसे की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पार्ट घटक क्या है, ये मैंने आपको बताया है। क्या पढ़ने वाले हम लोग आज? व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, जैसे कि मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताया है, इसके हेडिंग से ही समझ में आ रहा है अपने को। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इसके अंतर्गत हम व्यापार और राजाओं का शासन और तीर्थयात्रियों की यात्रा को पढ़ेंगे। व्यापारी, तो व्यापार के लिए सबसे पहले तो भारत के अंदर दक्षिण भारत ने अरब के साथ में अपना कारोबार की शुरुआत की। सबसे पहले भारत के अंतर्गत अरब के लोग आए, अरब सागर से होते हुए अरब के लोग भारत के अंदर प्रवेश किए और जो भी यहाँ पर चीज़ें का उत्पादन होता था, जैसे सोना, चांदी, हरी मिर्च, सोना, चांदी, काली मिर्च और ये सभी हाथी दांत वगैरह, चंदन अपन लिख लेते हैं। सोना, चांदी, चंदन, काली मिर्च, ये सभी चीज़ों का यहाँ पर उत्पादन था। तो काली मिर्च को काला सोना भी कहा जाता था। रोम राज्य में इसको काली मिर्च को काला सोना भी कहा जाता था। तो हम इस पाठ के अंतर्गत आने वाले व्यापार और व्यापारियों के बारे की जानकारी प्राप्त करेंगे। अपना पहला पॉइंट क्या है? व्यापार और व्यापारियों की जानकारी। व्यापार और व्यापारियों की जानकारी, मैंने ऑलमोस्ट आपको जानकारी तो दे ही दी है कि व्यापार क्या होता है और किस तरह लोग व्यापार के लिए अपने देश में आते हैं। तो इसी प्रकार मेले लगा करते थे और दूर दूर से लोग यात्रा करके दक्षिण भारत के अंदर यात्रा करके अपने जो भी सामान रहते थे, जैसे कि अरबी लोग जो आते थे, तो वो लोग अपने साथ में इतर उनके बहुत मशहूर है और उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है। इतर, घोड़े और जो भी उनके यहाँ जिसका भी जो भी चीज़ वस्तुओं का उत्पादन होता है, वे सब लेकर आते दक्षिण भारत में। और यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे चांदी, सोना, काली मिर्च और चंदन। सोना, चांदी ये धातु अपने भारत में ही इसका उत्पादन होता है। काली मिर्च का उत्पादन भी भारत में होता है। और चंदन यहाँ पर जब बहुत प्रचलित होता था। तो ये सभी चीज़ें खरीदने के लिए अरबी लोग दक्षिण भारत में आते थे और अपने साथ में इतर और घोड़े ले आते थे और व्यापार करके आते।
जल मार्ग के रास्तों से आते। सबसे पहले भारत आने का रास्ता अरबी लोगों ने ही खोजा था, और अरबी लोगों ने ही सबसे पहले भारत आकर अपनी तिजारत की। तो इसी प्रकार वो अपनी चीज़ें लेकर आते हैं, और अपने यहाँ से सोना चांदी और काली मिर्च वगैरह ये सब लेकर जाते हैं। तो इस जब वो रास्तों से आते तो वो जल मार्ग से आते थे। जब मानसूनी वो रहता था, मतलब मानसूनी मौसम होता था। हमारे यहाँ मानसूनी मौसम कब होता है आप सभी जानते हो, जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक होता है। जून जुलाई से मतलब जुलाई से समझो नवंबर तक मानसूनी काल हमारे यहाँ जून से लेकर नवंबर तक के होता है। तो वो नाव से सफ़र करते थे और जल रास्ते से आते थे। जब वो समंदरी रास्ते से आते थे तो जून में मतलब जब भी जिधर की हवाएं होती थी तो वो जो हवा का रुख होता था वही जब जब भी वो निकलते थे, मतलब जून से उधर से आते थे, उधर हवा का रुख अपने तरफ होता था तो वो ऐसे ही इस तरफ आते थे। और जब हवा का रुख उनकी तरफ मुड़ जाता नवंबर के वक्त तो वो यहाँ से निकलते, मतलब वो पूरे 4 महीने इधर ही गुजारते, मतलब पूरा मानसूनी काल वो इधर ही गुजार के जाते ताकि उन्हें न जाने आने में परेशानी ना हो। क्योंकि अगर वो हवा के रास्ते से जाते तो आसानी से अपने मतलब रास्ता पार कर लेते। और अगर वो मानो जून में ना आके कोई दूसरे इसमें आए तो हवा का रुख उधर से रहेगा, तो वो आने में उनको मुश्किलें हो पैदा होंगी और वो अपना रास्ता आसानी से पार नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने अपना एक समय तय करके रखा था कि वो जून जुलाई में अपने शहर से अपने राज्य से निकलते और इधर से अक्टूबर नवंबर में वापस लौटते और अपना सामान जो भी है वो इधर फरोख्त करते और अपना इधर का सामान खरीद करके उधर ले जाते। तो ये जल थल रास्तों से आते और अपति जल रास्ते से आते और जल रास्ते से ही जाते थे वापस। तो इसके बाद में भारत के अंदर अरब के बाद में यूरोप के लोग आने लगे। यूरोप सबसे पहले अरब ने भारत से कांटेक्ट कर अपने सामान का मतलब जो भी वस्तुएं थी उसके खरीदो फरोख्त किया। उसके बाद में यूरोप ने संपर्क बनाया, भारत से यूरोप ने संपर्क बनाया। और जब यूरोप ने भारत से संपर्क बनाया तो वास्को डी गामा ने भारत में प्रवेश किया और ये अरबी लोग और वास्को डी गामा के बीच में युद्ध छिड़ गया। तो इसी प्रकार ये इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा और ये मतलब यूरोप हो या अरबी लोग हो, ये जब भी अपने राज्य से इधर आते तो जो रास्तों से गुजरते थे बीच में, तो उन्हें वो रास्तों से गुजरने के लिए उन्हें कर दिया जाता था। मतलब जो भी बीच में सैनिक मिलते थे उन्हें, तो उनको वो कर चुकाना पड़ता था रास्तों से गुजरने का। और वो कर देने के बाद में भी फिर भी मतलब वो जो सैनिक उनसे कर वसूल करते थे तो उन्हें सुरक्षा भी देते थे। तो मतलब जो भी उनसे पैसा लेते थे उसके बदले में उन्हें वो सुरक्षा प्रदान करते थे। तो ये था हमारा पॉइंट, व्यापार और व्यापारियों की जानकारी। तो हमारा दूसरा पॉइंट है समुद्र से। बताइए आप लोग बुक में से दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कौन बताएगा? हमने पहला पॉइंट देखा है, दूसरा पॉइंट बताइए कोई। वेरी गुड, समुद्री तटों से लदे राज्य। समुद्री तटों से लदे राज्य। समुद्री तटों से लदे राज्य, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो ये समुद्र, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब दूसरे राज्य के लोग आते और यहाँ पर तिजारत करते तो वे समुद्री रास्तों से आते, और जब वो समुद्री राज्यों से आते तो उनसे टैक्स वसूला जाता था। तो ये समुद्री राज्यों के ऊपर मतलब ऐसे 3 वंश थे जिसने राज किया, जिसका नाम था एक था चेर, पांडे, चोल। ये 3 राजाओं के नाम है, चेर, पांडे, चोल।
तो ये तीनों राजे समुद्री तट पर होते थे और इनके राजा का नाम था मूवेंद्र। चेर, पांडे, चोल। तो ये तीन वंश थे जो समुद्री तट पर इनका मतलब जमावड़ा था और इनके राजा थे मूवेंद्र। ये तीनों वंश के राजा थे मूवेंद्र। तो जो समुद्री रास्ते से जो लोग अपनी तिजारत करते थे, अपना सामान खरीदो फरोख्त करने के लिए तिजारत करते और उस रास्ते से गुजरते, तो वे उन रास्ते से गुजरने वाले लोगों से कर वसूल करते थे। जैसे कि ये तीनों वंश थे जिसका यहाँ पर राज्य था और ये जो इधर से जो लोग गुजरते तो उनसे कर वसूल करके अब जो सैनिक उनसे पैसे जमा होते तो वो अपने कोई रिश्तेदारों में बांट देते, थोड़ा बहुत तो सैनिकों को दे देते और कवियों को देते। कवियों को जो पैसा देते तो उसके बदले में कवियों से अपनी प्रशंसा करवाते। हम देखते आ रहे प्राचीन काल से ही कवि लोग राजाओं की मतलब कविताओं के जरिए राजाओं की प्रशंसा करते हैं और ये मतलब अगर राजा में कोई थोड़ी बहुत कमी भी होती तो वो अपने कविताओं के जरिए राजा को बढ़ा चढ़ाकर बोलते और वो उनकी प्रशंसा करते और राजा की तारीफ करते। तो इसी प्रकार कभी भी जो उनको पैसा मिलता था उसके बदले में वे राजाओं की प्रशंसा करते और उनके मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलते, उनके ऊपर कविताएं लिखते। ऐसे बहुत सी कविताएं जो तमिल में लिखी गई है राजाओं के ऊपर कवियों ने लिखा है और उसके अंदर राजाओं की प्रशंसा की गई है। तो वे समुद्र से जो भी लोग गुजरते तो उनसे कर वसूलते और थोड़ा अपने रिश्तेदारों में बांटे, सैनिकों को बांटे, कवियों को देते। इसके मतलब जब कर अभियान शुरू होता था तब वो कर लेते थे और जब मतलब वैसे तो वो उपहार के रूप में, नजराने के रूप में लोगों से चीजें लिया करते थे। मतलब जो भी उधर से गुजरता था वो अपने मन से उन्हें जो भी देना होता, मतलब उनके पास जो भी चीजें होती, कपड़ा होता, कोई वस्तु होती, तो इनमें से अगर वो उधर से गुजर रहे हैं और वो अपने मन से देना चाह रहे हैं और वो इसीलिए वो अपने मन से देते हैं और वो तो उसे क्या कहते हैं, नजराना। नजराना कहते हैं उसे या उपहार, जो अपने मन से चीजें दी जाती थी। और जब कर अभियान चलता शुरू होता तो कर अभियान के अंदर उन्हें टैक्स देना मतलब कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। वो टैक्स दिए बगैर वहां से नहीं गुजर सकते। तो इसी प्रकार वो टैक्स, जब कर अभियान होता तो वो टैक्स वसूलते और ना होता तो वो उपहार के रूप में लोगों से कोई चीज मतलब कुछ वस्तुएं लेते। तो इसी प्रकार सभी लोग जो भी इधर से गुजरते तो उन्हें टैक्स देते और अपना रास्ता वहां से पार करते। तो उस टैक्स के बदले, कर के बदले उन्हें तो वो सैनिक सुरक्षा प्रदान करते, कोई रास्ते में उन्हें लूट न ले सॉरी कोई रास्ते में उन्हें लूट न ले और उन्हें कोई परेशानी ना हो, कोई रास्ता ना भटके, इसीलिए वे कर देते और कर देते तो उन्हें मतलब स्वर्ण सिक्के मिलते, मतलब एक निशानी होती है स्वर्ण सिक्के की। जब वो आगे जाते हैं और उन्हें कोई रोकता तो वो स्वर्ण सिक्के देखकर वो उन्हें पता चल जाता है कि ये बंदा मतलब टैक्स देकर आया है, टैक्स अदा कर आया है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, समुद्री तटों से लदे राज्य। तीसरा पॉइंट बताइए बुक से देखकर, कोई बताएगा? वेरी गुड, रेशम मार की कहानी। अपन इसे ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि इसके पॉइंट आएंगे तो इसमें जगह नहीं बचेगी। हमारा पॉइंट क्या है? रेशम मार की कहानी। अब ये रेशम मार की कहानी क्या है? रेशम किसे कहते हैं, बताएगा कोई? रेशम एक कपड़ा होता है, मतलब सबसे पहले तो मैं आपको उसको बता दूं कि रेशम नाम का एक कीड़ा होता है, मतलब
एक पौधा होता है जिसके ऊपर रेशम, ऐसे मतलब पौधे का नाम होता है रेशम, और उसके ऊपर एक कीड़ा होता है, तो वो कीड़ा भी रेशम नाम से जाना जाता है। और वो कीड़े की खाल खींचकर उसका जो खोल आता है, तो वो कीड़े का खोल जो वो चमकीला होता है, तो मतलब उसे रेशम कहते हैं। तो उस खोल को खींच कर सूत काट कर उससे कपड़ा बुना जाता था, तो उसे रेशम कहते हैं। मतलब रेशम का कपड़ा आप सभी ने देखा होगा। मैंने भी रेशम की साड़ी पहनी है, मतलब सिल्क, अपन जिसमें इंग्लिश में बोलेंगे उसे सिल्क। ये साड़ी का कपड़ा जो है ना, दिख रहा है आप लोग को? इसे सिल्क कहते हैं, यानी कि रेशम का कपड़ा। तो ये रेशम का कपड़ा एक कीड़े से बनता है। जो पौधे के ऊपर पौधा उगता है और उसके ऊपर एक कीड़ा बैठता है जो चमकीला होता है। और तो उस कीड़े को निकाल कर जो उसके ऊपर की पीठ होती है, मतलब जो उसका पीछे वाला भाग होता है, तो उस खोल को खींचकर उसको सूत बुनाई कर कर उसको मतलब उसका कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे रेशम कहते हैं। तो ये रेशम का कपड़ा सबसे पहले चीन चीन राज्य ने इसका रेशम का कपड़े का आविष्कार किया था। चीन ने रेशम का कपड़ा सबसे पहले किसने बनाया था? चीन ने। सबसे पहले रेशम का कपड़ा चीन ने बनाया था। तो इसकी ये तकनीक सबसे पहले चीन ने ही खोजी थी कि रेशम का कपड़ा कैसा बनाया जाता है। और इसने ये इस बात को बहुत दिनों तक अपना राज बनाए रखा। मतलब बहुत ऐसा ऐसा काफी अर्सा गुजर गया था, पर किसी को पता नहीं चला कि रेशम का कपड़ा कैसे बनता है। और ये इसने किसी तक ये जाहिर भी नहीं किया था, क्योंकि ये चाहता इसका यही मतलब मर्जी थी कि मतलब काफी दिन तक के लोगों को, काफी अरसे तक के लोगों को पता ना चले और उसका कारोबार चलता रहे। मतलब अगर किसी को पता चल जाता तो उसका कारोबार ठप हो जाता। तो इसी प्रकार चीन ने सबसे पहले रेशम के कपड़े की खोज की और रेशम का कपड़ा बनाने लगा। और चीन से यात्रा कर दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जाकर अपनी रेशम के कपड़े की फरोख्त की। रेशम का कपड़ा प्राचीन काल में, मतलब पहले के ज़माने में रेशम के कपड़े को बहुत मान्यता दी जाती थी। रेशम का कपड़ा में जो गरीब लोग होते थे, जो छोटे वर्ग के लोग होते थे, वो रेशम का मतलब क्या है होता है उन्हें कुछ पता ही नहीं था। जो अमीर वर्ग होते थे, मतलब उच्च वर्ग के लोग, जो अमीर लोग होते जिनके पास में पैसा होता था, मतलब रेशम मीन्स पैसे वालों के ही लिए था कि अगर कोई पैसे वाला होता तो वही उसे खरीद कर पहन सकता था, क्योंकि उसके बहुत दाम थे और इतने दामों में गरीब इंसान कोई रेशम का कपड़ा खरीद नहीं सकता था। तो अमीर लोगों की पहचान थी ये रेशम का कपड़ा। पहले रेशम का कपड़ा बहुत चलता था और ये अमीर वर्गों की पहचान थी। जो भी व्यक्ति रेशम का कपड़ा पहनता था तो उसे बहुत अमीर समझा जाता था। तो इसी प्रकार चीन ने सबसे पहले रेशम के कपड़े की खोज की। रेशम का कपड़ा चीन ने बनाया, उसकी विधि भी उसको पता थी, लेकिन उसने कभी किसी तक जाहिर नहीं होने दिया और किसी को पता नहीं चला। जो चीन के सैनिक लोग थे तो वो अपना रेशम का कपड़ा लेकर दक्षिण भारत आए और वो कपड़ा मतलब लोगों को मतलब लोगों को फरोख्त किया और इधर की चीजें उधर ले गए। तो इसी प्रकार जो जो राज्य में जो जो चीजें बनती थी, जैसे मैंने आपको बताया अरब के अंतर्गत अतर घोड़े वगैरह ये चीज ज्यादा थे, तो वो अपनी चीजें लेकर आते हैं और इधर से काली मिर्च, सोना, चांदी, चंदन, ये सभी धातु इधर से ले जाते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन भारत में था। और जो उनके मतलब अरब में जिस चीजों का उत्पादन था वो इसे इधर दे जाते। तो इसी प्रकार चीन के पास में भी एक चीज थी, रेशम का कपड़ा। चीन ने जिसका मतलब पैदा किया था, मतलब बनाया था। इसकी तकनीक सबसे पहले चीन के पास में थी। तो फिर धीरे धीरे मतलब चीनी लोग इधर आते गए और चीन अपना रेशम का कपड़ा लेकर आए और यात्रा करते गए। चीनी लोग जब यात्रा के लिए निकलते तो रेशम का कपड़ा अपने साथ लेकर निकलते। अगर उन्हें कोई बीच रास्ते में किसी राजा से या किसी मतलब कोई उस आदमी से उनकी मुलाकात होती तो वो भेंट के रूप में अपना रेशम का कपड़ा उन्हें भेंट स्वरूप मतलब पेश करते, क्योंकि रेशम के कपड़े की बहुत मान्यता तब बहुत मशहूर था रेशम का कपड़ा। और उसको मतलब बहुत इज्जत भरी निगाहों से देखा जाता था, क्योंकि रेशम के कपड़ों का बहुत मोल था पहले। तो वो भेंट स्वरूप उसे प्रदान करते। और फिर धीरे धीरे करके यूरोप,
एशिया, चीन, जापान वगैरह में इसका मतलब मांग बढ़ने लगी और इसी प्रकार चीन का कारोबार बढ़ने लगा। तो ये था हमारा रेशम मार्क की कहानी। दूसरा पॉइंट बताएगा कोई? बताइए दूसरा पॉइंट क्या है इसके आगे का? रेशम मार्क की कहानी के बाद में कौन सा पॉइंट आएगा अपना? बौद्ध धर्म का प्रसार। वेरी गुड। समझ रहे हैं आप सबको मैं क्या पढ़ा रही हूँ? सॉरी, जिसे कुछ ना समझे तो बीच में पूछ सकता है। बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार, तो ये बौद्ध धर्म के प्रसार मतलब हमारी हेडिंग के अंदर भी था, मतलब तीर्थ यात्री। तो बौद्ध धर्म के अंदर मतलब कुछ यात्री आए धार्मिक उद्देश्य लेकर। मतलब बौद्ध धर्म के अंतर्गत मतलब तीन ऐसे राजा आए जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कुषाण, जब भारत पहली बार भारत के अंदर कुषाणों का प्रवेश हुआ, जब कुषाणों का भारत में पहली बार प्रवेश हुआ, कुषाणों ने भारत में जब प्रवेश किया तो इन्होंने भारत के अंदर स्वर्ण सिक्के चलवाए। स्वर्ण सिक्के भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के कुषाणों द्वारा ही चलाए गए। तो स्वर्ण सिक्के चलाए और चौथी बौद्ध संगति का भी आविष्कार किया। चौथी बौद्ध संगति कुषाणों ने भारत में चौथी बौद्ध संगति बनाई कुंडल वन में, जो कश्मीर में स्थित है। कुंडल वन कहाँ स्थित है? कश्मीर में। कुंडल वन नामक स्थान है जो कश्मीर में स्थित है। तो सबसे बौद्ध धर्म का जब प्रसार चल रहा था तो सबसे पहले कुषाणों ने भारत के अंदर कदम रखा और अपने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलवाए और चौथी बौद्ध संगति का संगठन किया कुंडल वन में। जो कुंडल वन मतलब कश्मीर में स्थित है। कुंडल नाम एक स्थान का नाम है कुंडल वन, जो कश्मीर के अंतर्गत आता है। उसके अंदर बौद्ध संगति की शुरुआत की। बौद्ध संगति के अंदर मतलब इसका जो अध्यक्ष था वर्षोमित्र को बनाया गया। इसका अध्यक्ष था वर्षोमित्र। बौद्ध संगति के अध्यक्ष का नाम था वर्षोमित्र। यह संस्कृत पढ़े थे, इन्होंने संस्कृत में वकालत की थी। इनकी पढ़ाई संस्कृत से हुई थी और संस्कृत में वकालत भी की थी। और इन्होंने बौद्ध चरित्र लिखा। बौद्ध चरित्र के अंदर बौद्ध धर्म का प्रसार लिखा, बुद्ध चरित्र लिखा, बहुत सारे ऐसे लेख लिखे जिसके अंदर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी थी। और बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया, मतलब दो भागों में बांटा गया था बौद्ध धर्म को। हीनयान और महायान। हीनयानी और महायान। बौद्ध धर्म को हीनयानी और महायानी
इन दो भागों में विभाजित किया गया था। तो जो महायानी के जो लोग थे तो वो मतलब बौद्ध, जो बौद्ध भगवान थे गौतम बुद्ध कहा जाता है जिन्हें, तो ये बुद्ध की उपासना करते, भगवान बुद्ध को मानते, और ये दो भागों में विभाजित कर दिए गए थे, हिनयानी और महायानी। तो ये लोग जो थे इनके जो भी चिन्ह थे, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह मनुष्य, इसके अंतर्गत आता है बौद्ध तत्व, इसके अंतर्गत आता है प्रतीक चिन्ह मनुष्य, बौद्ध तत्व और देव तत्व। जब बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था, बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था, तो कुषाणों ने इसके अंदर प्रवेश किया और स्वर्ण सिक्के चलवाए और एक चौथी बौद्ध संगति का विकास किया। और उसके अंतर्गत एक मतलब राजा को बनाया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया वर्षोमित्र। तो वर्षोमित्र यह संस्कृत के ज्ञानी थे, जिन्होंने संस्कृत में ही वकालत प्राप्त की थी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर इन्होंने अपनी मतलब दो दिन के हिनयानी और महायानी, ये दो भागों में इनको विभाजित किया गया था। हिनयानी के अंतर्गत प्रतीक चिन्हों के रूप में बौद्ध जी की, मतलब बौद्ध भगवान की पूजा की जाती थी और उन्हें मनुष्य के रूप में समझा जाता था। जो हिनयानी के अंतर्गत आते हैं वो बौद्ध भगवान को मनुष्य के रूप में समझते थे, और महायानी के अंतर्गत जो लोग आते थे तो बौद्ध तत्व के आधार पर उनकी पूजा पाठ करते और देवदत्त, मतलब कि उन्हें उनकी पूजा पाठ करते और उनको देवों के रूप में समझते, मतलब भगवान के रूप में समझते। कुछ लोग इन्हें मनुष्य समझते थे। इसी प्रकार बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तो हमने पढ़ा है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के अंतर्गत 5 पॉइंट पढ़ा है, 3 पॉइंट पढ़ा है। पहला पॉइंट हमारा व्यापारियों की जानकारी, व्यापार और व्यापारियों की जानकारी। दूसरा पॉइंट था हमारा समुद्र तटों पर लदे राज्य। हमारा तीसरा पॉइंट था रेशम मार्ग की कहानी, और चौथा पॉइंट था हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। तो हमने इस पार्ट के अंतर्गत 4 पॉइंट पढ़ा है। आगे भी कुछ पॉइंट हैं जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझा होगा। तो आपके सबके लिए एक गृह पाठ है। गृह पाठ, इस पाठ में जिन भी राज्यों के नाम आए हैं उसे लिख कर लें। आपके लिए गृह पाठ क्या है? इस पाठ में जिन भी राज्यों के नाम आए हैं, मतलब मैंने आपको पढ़ाया है, पढ़ाते वक्त जितना भी आपने पढ़ा है उसके अंतर्गत जिन भी राज्यों के नाम आए हैं, जैसे कि अरब, चीन वगैरह, एशिया, यूरोप वगैरह, जो भी राज्यों के नाम है वो सब आप एक गृह पाठ के रूप में लिख कर लेकर आए। ठीक है, आगे का हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।